नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। द स्मार्ट स्टडी जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रामबाबू प्रजापत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। द स्मार्ट स्टडी की तरफ से आपको कक्षा 10 के विज्ञान विषय के लिए काफी वीडियोस आपको मिल चुके होंगे और आज हम एक नया वीडियो और लेकर आए हैं जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आपके सिलेबस में ये 12वें नंबर का पाठ है अर्थात पाठ 12 है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए पैटर्न के अनुसार ये कुल 6 अंक का पाठ है अर्थात इस पाठ में से कुल 6 अंक के प्रश्न आने संभावित है। जैसा कि हमने पिछले पाठ में पाठ 11 में विद्युत के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी? विद्युत के बारे में बात की थी। और विद्युत वाले पाठ में हमने विद्युत धारा, आवेशों का प्रवाह है, विद्युत विभवांतर, इसके अलावा ओम का नियम और प्रतिरोधों की निर्भरता, साथ में विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत शक्ति और प्रतिरोधों का संयोजन, इतने सारे टॉपिकों का अध्ययन किया था और कुछ आंकिक प्रश्न हम उसमें लेकर आए थे जो आपको समझ में आए होंगे। और इसी तरह हम आपके लिए एक नया पाठ आज लेकर आए हैं जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अर्थात किसी चालक में यदि हम किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो उस चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे कि चुंबकीय प्रभाव की विशेषताएं क्या-क्या है और वे कहां-कहां उपयोग में आता है। तो आइए आज हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं और शुरुआत हम करते हैं चुंबक से। किससे करते हैं? चुंबक से इस पाठ की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम बताते हैं चुंबक के बारे में कि चुंबक क्या होती है। चुंबक, तो देखिए, चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहा और लोहे से बनी धातुओं को, लोहे तथा लोहे से बनी धातुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा मिट्टी में जो धूल के कणों में जो लोह कण उपस्थित होते हैं उन कणों को ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो वही क्या कहलाती है? चुंबक कहलाती है। लेकिन इसी चुंबक को हम कई प्रकार से उपयोग में ले सकते हैं, जैसे दिशा सूचक यंत्रों में ले सकते हैं। इसके अलावा हम इसको विद्युत जो क्रेनें होती है, क्रेनों में भारी जो सामान होता है उसको ढोने के अंदर विद्युत क्रेनों में इसका उपयोग किया जाता है। साथ में और भी कई ऐसे काम है जहां पर चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर चुंबक के बारे में हमें एक बात ध्यान रखनी है। मुख्य रूप से यहाँ पर हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ रहे हैं, तो चुंबक के बारे में ज्यादा कोई डिटेल नहीं पढ़ेंगे, हम केवल विद्युत से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, चुंबक की बात करें तो आपको मोस्टली बात यहाँ पर जो पता रहनी चाहिए वो बात क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर चुंबक के बारे में आपको एक ही बात याद रखनी है कि कोई भी छड़ चुंबक कोई भी छड़ चुंबक के दो सिरे होते हैं। कितने सिरे होते हैं? दो सिरे होते हैं। अर्थात कोई भी चुंबक दो भागों में बटी होती है, उन दो भागों को हम दो सिरे कहते हैं। कैसे होती है? देखिए, मैं एक छड़ चुंबक बनाता हूं आपके सामने। देखिए, ये मैंने आपके सामने एक छड़ चुंबक बना ली है। देखिए, बीच में से इसके दो हिस्से होते हैं। ये दो हिस्से कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक तरफ N लिखा होता है, दूसरी तरफ S लिखा नहीं होता, परंतु ये N और S हम मान लेते हैं। N का मतलब होता है नॉर्थ और S का मतलब होता है साउथ। अर्थात जो चुंबक होती है वह दो भागों में बटी होती है। एक तो उत्तरी ध्रुव, दो ध्रुवों में बटी होती है। एक का नाम तो क्या है? उत्तरी ध्रुव। दूसरे का नाम क्या है? दक्षिणी ध्रुव। कौन सा ध्रुव? दक्षिणी ध्रुव। दो ध्रुवों में चुंबक बटा होता है। तो यहाँ पर हम चुंबक की बात करें, चुंबक के कितने सिरे होते हैं? दो सिरे होते हैं, पहला उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। लिख भी देते हैं कि चुंबक के दो सिरे होते हैं। पहला सिरा उत्तरी ध्रुव, पहला सिरा उत्तरी ध्रुव, जबकि दूसरा सिरा क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव।
अच्छा, अब आपको यहाँ पर एक बात और विशेष ध्यान रखनी है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव इनका नाम क्यों पड़ा है। तो देखिए, किसी भी छड़ चुंबक को लेना और उस चुंबक को हवा में स्वतंत्रता पूर्वक किसी धागे से बांधकर, धागे को बिल्कुल बीचों बीच में बांधना है और बांधकर उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाइए। लटकाने पर आपको खुद पता चल जाएगा कि चुंबक का एक सिरा उत्तर दिशा में हो जाता है, दूसरा सिरा दक्षिण दिशा में हो जाता है। मतलब पूर्व और पश्चिम दिशा में इसका सिरे नहीं होते हैं, अर्थात एक सिरा तो उत्तर दिशा में जबकि दूसरा सिरा दक्षिण दिशा की तरफ हो जाता है। इस कारण से जो उत्तर दिशा की तरफ जो सिरा होता है उसे हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और जो सिरा दक्षिण दिशा की तरफ होता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों की परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो देखिए, उत्तरी ध्रुव की परिभाषा क्या हो जाएगी, उत्तरी ध्रुव। उसके लिए हम इसके लिए परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा देखिए क्या होगी, यदि एक मिनट, यदि किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक किसी धागे से लटकाएं तो उसका एक सिरा उत्तर दिशा में मुड़ जाता है, जिसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। जबकि दूसरा सिरा कौन सी दिशा में रुकता है, दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं तो दक्षिणी ध्रुव देखिए, जबकि छड़ चुंबक का दूसरा सिरा दक्षिण दिशा में मुड़ जाता है। दक्षिण दिशा में मुड़ जाता है, उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो देखिए, ये एक चुंबक की बात हो गई है कि जो सिरा उत्तर दिशा की तरफ मुड़ जाता है उसे उत्तरी ध्रुव, तथा जो सिरा दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ जाता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर ये चुंबक की बात हो गई है। अब चुंबक में हम आगे बात करते हैं। तो देखिए, यदि हम
चुंबक की बात करें तो देखिए हम देखते हैं कि चुंबक के आसपास कुछ न कुछ ऐसा वातावरण या क्षेत्र होता है जिसमें चुंबक का प्रभाव हमें महसूस होता है। तो उस प्रभाव को हम क्या कह सकते हैं? तो देखिए जैसे कोई भी वस्तु अपने आसपास कुछ न कुछ क्षेत्र बनाकर रखती है, वैसे ही चुंबक भी अपने आसपास का कुछ क्षेत्र बनाकर रखती है। इसलिए चुंबक के आसपास का क्षेत्र ही क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। परंतु क्षेत्र कौन सा? क्षेत्र वो जिस क्षेत्र में चुंबक के बल का अनुभव चुंबक के बल का अनुभव हम कर सकें, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो हम आगे हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया है कि यदि कोई चुंबक है, उस चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें हम उस चुंबक का अनुभव महसूस कर सकें, उस चुंबक द्वारा लगाए गए बल का अनुभव कर सकते हैं, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। परिभाषा लिख देते हैं। देखिए किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का अनुभव किया जा सकता है। देखिए किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का अनुभव किया जा सकता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। देखिए किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का अनुभव किया जा सकता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। किसका अनुभव किया जा सकता है? चुंबक के आसपास के क्षेत्र का अनुभव किया जा सकता है कि वहां पर चुंबक का बल लग रहा है या नहीं लग रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। और इसका अनुभव आप ऐसे कर सकते हो कि कोई भी चुंबक यदि रखी हुई है, उस चुंबक के आसपास जब हम कोई लोहे की वस्तु लेकर जाते हैं तो हम देखते हैं कि ज्यादा दूरी पर तो चुंबक उस पर असर दिखाती नहीं है, परंतु जैसे उसके नजदीक लेकर जाएंगे तो कुछ दूरी से वह उस लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है, अर्थात आकर्षित कर लेती है, जिससे हमें अनुभव होता है कि यहाँ पर कुछ दूरी से चुंबक के बल का अनुभव हो रहा है, जिससे जो लोहे की वस्तु है वो चुंबक की तरफ आकर्षित हो गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जो जहां पर चुंबक का बल अनुभव किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब आगे बात आती है कि चुंबकीय क्षेत्र के बाद में कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बात करें तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को हम कुछ काल्पनिक रेखाओं के द्वारा हम उस चुंबकीय क्षेत्र को हम प्रदर्शित करें तो उन रेखाओं को हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इसकी भी हम परिभाषा लिख लेते हैं। तो देखिए किसी
किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए उसके चारों ओर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। देखिए, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए उसके चारों ओर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे होती है, तो हम यहाँ पर एक चुंबक बनाते हैं। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं और एक चुंबक बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक छड़ चुंबक बना लिया है। इसके दो भाग हो गए हैं, एक भाग नॉर्थ और दूसरा भाग साउथ। यहां से आपको एक विशेष बात याद रखनी है। एक बार अपन पीछे वाली स्लाइड में लिख लेते हैं। क्या लिख देते हैं? कुछ विशेष बातें लिख देते हैं, इंपोर्टेंट करके स्टार लगा के लिख देता हूं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। किधर जाती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, अर्थात इनकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर किधर जाती है? दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, अर्थात इनकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है
देखिए इस प्रकार से उत्तरी ध्रुव से निकलेगी, किधर से निकलेगी, उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और किधर आएगी, दक्षिणी ध्रुव की तरफ। यहां से कोई रेखा निकलेगी तो किधर आएगी, दक्षिणी ध्रुव की तरफ। यहां से कोई रेखा आएगी तो इधर जाएगी, दक्षिणी ध्रुव की तरफ। यहां से कोई रेखा आएगी तो किधर जाएगी, दक्षिणी ध्रुव की तरफ आती है। फिर यहां से कोई रेखा आएगी तो ये भी कहां से जाएगी, दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है। यहां से कुछ रेखाएं ऐसे चली जाती है, कुछ रेखाएं ऐसे। फिर देखिए यहां से ये रेखाएं इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की तरफ रहती है। देखिए इस प्रकार का एक जाल बनता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, जो ये बताती है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से तो निकलती हैं और किस तरफ आती है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ आती है। यहाँ से कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैं आती हुई प्रदर्शित कर देता हूं। देखिए इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक जाल होता है। नाम दे देता हूं मैं इसको, चित्र का नाम है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो देखिए हमेशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किस तरफ होती है, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है। किधर होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है। तो नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं हम, और अब हम बात करते हैं किसकी, एक नया टॉपिक लेते हैं। देखिए आपको एक चित्र दिख रहा होगा, इस चित्र के द्वारा हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र इस टॉपिक की बात करते हैं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए क्या होता है, जब हम एक ऐसे विद्युत परिपथ को लेते हैं जिसमें हम एक बैटरी लेते हैं, 3 से 6 वोल्ट के आसपास की एक बैटरी लेते हैं। उस बैटरी को हम जोड़ते हैं एक विद्युत परिपथ में और एक कुंजी के साथ में जोड़ते हैं, और देखिए इस परिपथ में एक धारावाही चालक जोड़ा जाता है, विद्युत धारावाही चालक जोड़ा जाता है, जिसके मध्य में हम एक दिक् सूचक यंत्र लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, दिक् सूचक यंत्र। यहां पर देखिए इसका नाम होता है दिक् सूचक यंत्र। इस यंत्र का क्या नाम है, दिक् सूचक यंत्र। तो देखिए क्या होता है, जब इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हम देखते हैं कि इस धारावाही चालक में ये जो आपको दिख रहा है धारावाही चालक, ये जो धारावाही चालक आपको दिख रहा है, इस धारावाही चालक
में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रवाहित होने पर ये जो दिक् सूचक में जो सुई दिख रही है, इस सुई में यदि विक्षेप उत्पन्न होता है तो हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके दिक् सूचक में क्या हो रहा है, विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। अर्थात ये जो धारावाही चालक है ये क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है। अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र भी ऊपर यहाँ पर सक्रिय होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का भी यहाँ पर उत्पन्न होता है, जिससे हम देखते हैं कि जो सुई है, दिक् सूचक यंत्र की जो सुई है, उस सुई में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि धारावाही जो चालक होता है यह अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर हम यही लाइन लिखेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में एक धारावाही चालक व दिक् सूचक यंत्र किसी विद्युत परिपथ में एक धारावाही चालक व दिक् सूचक यंत्र को श्रेणी क्रम में संयोजित करके उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे दिक् सूचक की सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, जिससे पता चलता है कि धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ पर इस चित्र के द्वारा हम ये समझा पा रहे हैं कि जब हम ये जो धारावाही चालक आपको दिखाई दे रहा है, इस धारावाही चालक में
क्या जोड़ रखा है, एक दिक्सूचक यंत्र जोड़ रखा है। तो देखिए दिक्सूचक यंत्र की सहायता से हम ये पता लगाते हैं कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें क्या उत्पन्न होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। तो सुई वहां से हिलती है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है या वह अपना स्थान परिवर्तित करती है, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो धारावाही चालक होता है उस चालक में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। जब हम विद्युत धारा को वापस रोक देते हैं तो कुंजी को बंद कर देते हैं तो हम देखते हैं कि वो विक्षेप वापस सुई अपने स्थान पर वापस आ जाती है, अर्थात विक्षेप यहाँ पर उत्पन्न नहीं होता है, जिससे पता चलता है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि विद्युत धारा को रोकने पर उसमें जो विक्षेप है वो उत्पन्न नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर यह बात सिद्ध करती है कि किसी भी धारावाही चालक में विद्युत धारा यदि प्रवाहित हो रही है तो कहीं ना कहीं उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न रहेगा। आगे बात समझ में, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक चित्र और आपको सामने दिख रहा होगा, ये चित्र क्या बता रहा है, देखिए इस चित्र के द्वारा हम पढ़ेंगे पहले हमने धारावाही पढ़ा था, हम पढ़ेंगे किसी सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, किसी सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है, मैं एक बार आपको समझा देता हूं। यहाँ पर देखिए ये जो एक गत्ता दिख रहा है, इस गत्ते में से एक धारावाही चालक हम निकाल रहे हैं और इस गत्ते के चारों तरफ हमने क्या रखा है, गत्ते के चारों तरफ हमने लोह चूर्ण रखा है। क्या रखा है, लोह चूर्ण रखा है। और इस लोह चूर्ण को यहाँ पर रखने के पश्चात बिखेरा हुआ है, ऐसे बिल्कुल मतलब अव्यवस्थित रूप से इसमें गत्ते पर क्या बिखेर दिया है, लोह चूर्ण बिखेर दिया है। और एक तरफ हमने कुछ वोल्टता की एक बैटरी जोड़ दी है, एमीटर जोड़ दिया है और एक परिवर्ती प्रतिरोध भी इसके अंदर जोड़ दिया है। परिवर्ती प्रतिरोध का मतलब होता है यहाँ पर धारा नियंत्रक। परिवर्ती प्रतिरोध को क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक भी कहते हैं। और धारावाही चालक के एक तरफ हमने क्या लगा दी है, कुंजी लगा दी है। तो यहाँ पर देखिए जब हम इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो गत्ते पर जो लोह चूर्ण के जो रखे थे टुकड़े थे, वे लोह चूर्ण के टुकड़े एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में आकर इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब जो धारावाही चालक है उसके चारों तरफ एक निश्चित क्रम में ये एकत्रित हो जाते हैं, अर्थात धारावाही चालक की तरफ ये क्या होते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। तो इस बात से हमें ये संकेत मिलता है, क्या संकेत मिलता है कि जो धारावाही चालक है उसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब हम देखते हैं कि यदि हम यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करें तो क्या होगा, यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो जो लोह कण थे वे लोह कण, उनमें कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात वे अपनी जगह पे ही अवस्थित रहेंगे। परंतु यदि हम यहाँ पर विद्युत धारा के मान में वृद्धि कर दें, किसमें वृद्धि कर दें, विद्युत धारा के मान में वृद्धि कर दें, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र था वो प्रबल हो गया है। विद्युत धारा प्रबल करने पर चुंबकीय क्षेत्र के मान भी प्रबल हो गया है और ऐसी स्थिति में जो लोह कण थे वो विद्युत धारावाही चालक है उसके और ज्यादा करीब आ जाएंगे, और ज्यादा निकट आ जाएंगे और आकर्षित होंगे। तो इस बात से पता चलता है कि यदि विद्युत धारा के मान में वृद्धि करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी वृद्धि होती है, और यदि विद्युत धारा की दिशा बदल दें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब इसको हम लिख लेते हैं नोट्स के जरिए। तो यहाँ पर है किसी सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे यदि किसी धारावाही सीधे
धारावाही यदि किसी सीधे धारावाही चालक को किसी विद्युत परिपथ में इस प्रकार संयोजित करें, परिपथ में संयोजित करें तथा उसके चारों ओर गत्ते पर कुछ लौह कण डाल दें तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। और वे निष्कर्ष क्या होते हैं? देखिए, पहला निष्कर्ष यहां से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर लौह कण विक्षेपित होकर धारावाही चालक के निकट आ जाते हैं। धारावाही चालक के निकट आ जाते हैं, परंतु दूसरा निष्कर्ष क्या मिला? यदि विद्युत धारा हटा दी जाए तो लौह कणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु तीसरी स्थिति में हम क्या देखेंगे? यदि हम विद्युत धारा के मान में वृद्धि कर दें तो हम क्या लिखेंगे? यदि विद्युत धारा प्रबल कर दें तो चुंबकीय मान भी प्रबल हो
जाता है। देखिए क्या निष्कर्ष निकला कि यदि हम किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करें, और कैसे करें कि एक गत्ते के ऊपर उसको रखें और उस गत्ते पर कुछ लोहा कण रख दें, तो हम देखेंगे कि इस प्रकार से, देखिए जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है कि जो लोहा कण है इस धारावाही चालक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे। जो कण हल्के होंगे वे जल्दी इसके ज्यादा निकट आ जाएंगे, जबकि जो भारी कण होंगे वे थोड़े दूर रहेंगे। लेकिन यदि विद्युत धारा हटा दें तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और वे जो लोहा कण थे वे वहीं के वहीं स्थिर रहेंगे। परंतु यदि विद्युत धारा प्रबल कर दें, अर्थात विद्युत धारा का मान बढ़ा दें, तो बढ़ाने पर जो लोहा कण थे वे धारावाही चालक के चारों ओर आकर चिपकने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि धारा का मान प्रबल करने पर चुंबकीय मान भी प्रबल हो गया और चुंबकीय जो मान था उसमें वृद्धि हो गई, इसलिए जो लोहा कण थे वे आकर धारावाही चालक से चिपकने लग जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, किसी सीधे धारावाही चालक के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र। इसके पश्चात अपना अगला टॉपिक रहेगा दक्षिण हस्त का नियम। अगला टॉपिक रहेगा दक्षिण हस्त का नियम। अब देखिए दक्षिण हस्त का नियम क्या कहता है। दक्षिण हस्त का नियम कहता है कि एक धारावाही चालक लो, एक कोई भी एक धारावाही चालक ले लिया, उस चालक को इस प्रकार से पकड़ो। कौन से हाथ से? देखिए दक्षिण हस्त लिखा हुआ है, दक्षिण का मतलब होता है दायां हाथ। कौन सा हाथ? दायां हाथ। तो दाएं हाथ से किसी धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ो कि अंगूठा तो विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे, जबकि मुड़ी हुई अंगुलियां किसको व्यक्त करे? मुड़ी हुई अंगुलियां किसको व्यक्त करे? चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करे। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं ये जो लाइट पेन आपको दिख रहा है ये एक धारावाही मान लेते हैं, तो इसको मैं अगर दाहिने हाथ से पकड़ता हूं तो मैं इसको इस प्रकार से पकड़ूंगा। देखिए इस प्रकार से पकड़ना है और ऐसे पकड़ेंगे तो ये जो अंगूठा है ये किसको व्यक्त करेगा? विद्युत धारा की दिशा को। जबकि ये जो मेरी मुड़ी हुई अंगुलियां है ये अंगुलियां किसको व्यक्त करेगी? इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। तो यहाँ पर देखिए हम दक्षिण हस्त का नियम लिख रहे हैं, तो इस नियम की खास बात क्या है? यही है। तो हम लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक को किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ें, इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठे की दिशा, अंगूठे की दिशा विद्युत धारा की, अंगूठे की दिशा विद्युत धारा की दिशा तथा मुड़ी हुई अंगुलियां
मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे। देखिए, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठे की दिशा तो विद्युत धारा की दिशा तथा मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे। किसको व्यक्त करे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे। इसलिए इस नियम को दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम भी कहते हैं। देखिए, दक्षिण हस्त का नियम क्या कहता है कि एक धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ें कि जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे, जबकि मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे। और इसमें अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त कर रहा है, इसीलिए इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चित्र आपको दिख रहा होगा। देखिए, यहाँ पर ये जो चित्र आपके सामने दिख रहा है, ये तो क्या है, इसको मैं नाम देता हूं, इसका नाम है धारावाही चालक। क्या नाम है इसका? धारावाही चालक। आगे हम बात करते हैं। देखिए, ये कौन सा हाथ है अपना? दाहिना हाथ। कौन सा हाथ है ये? दाहिना हाथ। और दाहिने हाथ से हम इसको पकड़ रहे हैं। तो देखिए, जो अंगूठे की दिशा है ये किसको व्यक्त कर रही है? ये दिशा किसको व्यक्त कर रही है? विद्युत धारा। किसको व्यक्त कर रही है? विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त कर रही है। और देखिए, ये जो आपको दिख रहा है इस प्रकार से, ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है, ये बता रहा है कि ये किसकी दिशा है? मुड़ी हुई अंगुलियों की दिशा है। और ये मुड़ी हुई अंगुलियों की दिशा किसको व्यक्त कर रही है? तो इसके बारे में लिखेंगे हम, ये किसको व्यक्त कर रही है? तो ये व्यक्त कर रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। किसको व्यक्त कर रही है ये? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है। यहां पर नियम आपको समझ में आ गया होगा कि किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा तो विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे, जबकि मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे। तो ऐसे नियम को हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूं चित्र के बारे में। चित्र किसका है ये? तो देखिए, ये जो चित्र आपके सामने है ये है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। कौन सा नियम है ये? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का चित्र है। नेक्स्ट अगली स्लाइड में चलते हैं हम। देखिए, आपके सामने एक चित्र दिख रहा है। ये चित्र किसका है? ये चित्र है एक विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश का चित्र। किसका है? विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश का एक चित्र है। पाश का मतलब होता है लूप, अर्थात कोई तार है उसको हम मोड़ के वृत्ताकार मार्ग में मोड़ लें और मोड़कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस प्रकार से होगा, उस स्थिति को हम यहाँ पर व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, टॉपिक का नाम हो जाएगा, यहाँ पर टॉपिक का नाम हो जाएगा विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश
के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखिए चित्र को समझते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो वृत्ताकार पास है ये कैसे बना है। तो एक तांबे का, एक हमें क्या लेना है, तांबे का या कोई भी चालक तार ऐसे लेते हैं। उस तार को हम एक वृत्ताकार भाग में ऐसे मोड़ लेते हैं, वृत्ताकार पास बना लेते हैं मोड़कर, और फिर उसमें हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो प्लस और माइनस का चिन्ह जो बना हुआ है, ये प्लस और माइनस का चिन्ह व्यक्त कर रहा है कि विद्युत धारा धनायन से प्रवाहित हो रही है और कहां जा रही है, ऋणायन की तरफ आ रही है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हम क्या देखते हैं कि जो वृत्ताकार पास है इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उससे जो दूरी होती है, तार से जो दूरी होती है उस तार से का क्या हो जाता है, व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। अर्थात हम देखते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो तार के बिल्कुल वृत्ताकार भाग में चारों तरफ हो जाता है। कैसे हो जाता है, वृत्ताकार भाग में चारों तरफ हो जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो इस प्रकार से वृत्ताकार भाग में रहता है, और जैसे जैसे तार से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे वृत्ताकार भाग का आकार भी बढ़ता जाता है। और ये जो वृत्त होते हैं सारे कैसे होते हैं, संकेंद्रीय वृत्त होते हैं, अर्थात सबका केंद्र एक ही जगह पे होता है, सिर्फ वृत्ताकार भाग में परिवर्तन होता जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जो वृत्ताकार पाश होता है उसके केंद्र में आते आते ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, इनकी जो रेखाएं हैं ये कैसी हो जाती है, सरल रेखा में बदल जाती है। तो यहाँ पर हमें इस वृत्ताकार पाश के बारे में यही लिखना है कि जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, वे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से अपने आप को व्यक्त कर पाती है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं किसी विद्युत धारावाही तार को मोड़कर एक वृत्ताकार पाश बनाया जाता है। एक वृत्ताकार पाश बनाया जाता है और फिर उसमें क्या प्रवाहित की जाती है, और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तब क्या होता है, इसके द्वारा, किसके द्वारा, तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है।
किस पर निर्भर करता है, उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या समझे अपन कि किसी विद्युत धारावाही तार को मोड़कर एक क्या बना लेते हैं, वृत्ताकार पास बनाया जाता है और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। क्या प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तब उस विद्युत धारा के द्वारा जो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उससे जो दूरी होती है, उस दूरी के व्युत्क्रम पर ये निर्भर करता है। तो देखिए कैसे निर्भर करता है, मैं आपको बता दूं। ये जो दिशा आपको दिख रही है, देखिए ये जो दिशा आपको दिख रही है, किसकी दिशा है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। किसकी दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगी हुई है विद्युत बैटरी। क्या लगी हुई है, यहाँ पर विद्युत बैटरी लगी हुई है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक सरल रेखा प्राप्त हुई है हमें। कैसी रेखा प्राप्त हुई है, सरल रेखा प्राप्त हुई है। तो व्युत्क्रम पर निर्भर करता है, जिससे हमारे पास कुछ निष्कर्ष आते हैं। और वे निष्कर्ष क्या क्या है, देखिए फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कौन से भाग में, वृत्ताकार भाग में घूमती है। कैसे घूमती है, वृत्ताकार भाग में, और वो भी कैसे, संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में। किसके रूप में, संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं फैल जाती है। कैसे फैल जाती है, संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में तार के चारों ओर फैल जाती है। और जैसे जैसे तार से दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्षेत्र रेखाएं अपना आकार भी बड़ा कर लेती है। और केंद्र तक जाते जाते इन रेखाओं की, ये जो रेखाएं हैं, ये कैसे होती है, एक सरल रेखा में बदल जाती है। तो हम इन सारे निष्कर्षों को लिखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के चारों ओर, तार के चारों ओर, तार के चारों ओर संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में व्यक्त होती है। किसके रूप में व्यक्त होती है, संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में व्यक्त होती है। तो देखिए हो रही नहीं हो रही है, देखो जहां पर इसमें यहाँ अभी तार से दूरी कम है तो बिल्कुल वृत्ताकार भाग में हो रही है। तार से दूरी बढ़ गई है तो देखिए इनका आकार भी, चुंबकीय क्षेत्र का आकार भी बढ़ता जा रहा है। और जब केंद्र में आ गई है तो देखिए केंद्र में ये किस प्रकार से हो गया है, बिल्कुल सीधी रेखा के रूप में ये व्यक्त हो गई है। आगे बात समझ में, कैसी रेखा में व्यक्त हो गई है, सीधी रेखा में व्यक्त हो गई है। तो दूसरा पॉइंट हम क्या लिखते हैं, देखिए दूसरा पॉइंट इसके अंदर लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वृत्त, जो वृत्त बन रहे हैं तार के चारों ओर, ये वृत्त क्या हो जाते हैं, तो देखिए ये वृत्त तार से, ये वृत्त तार से दूर, ये वृत्त तार से दूर जाने पर, तार से दूर जाने पर निरंतर बड़े होते हैं, निरंतर बड़े होते हैं, बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं तथा केंद्र पर, पहुंचते पहुंचते, केंद्र पर पहुंचते पहुंचते कैसे हो जाते हैं, केंद्र पर पहुंचते पहुंचते ये वृत्त
सरल रेखाओं में प्रतीत होने लगते हैं। कैसी रेखाओं में प्रतीत होने लगते हैं? सरल रेखाओं में प्रतीत होने लगते हैं। देखिए, ये वृत्त जब तार से दूर होते जाते हैं तो इनका आकार बढ़ता जाता है, अर्थात ये निरंतर बड़े होते जाते हैं तथा केंद्र पर पहुंचते पहुंचते, किसके केंद्र पर? वृत्ताकार पास के केंद्र पर पहुंचते पहुंचते ये जो वृत्त है वे कैसी रेखा में बदल जाते हैं? सरल रेखा में बदलते हुए प्रतीत होने लगते हैं। तो देखिए, अब होता क्या है कि जब ये सरल रेखा में बदलते हैं तो इसलिए हम इनको एक नाम दे देते हैं। देखिए क्या नाम देते हैं? यदि हम इस वृत्ताकार पास में कौन सा नियम लगा दें? दक्षिण हस्त, यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, इसमें दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके इस बात की पुष्टि आसानी से की जा सकती है कि तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है। देखिए, यदि हम इसमें दक्षिण हस्त के अंगुष्ठ नियम को लगाएं तो इस बात की पुष्टि आसानी से हो जाती है कि तार का जो प्रत्येक भाग होता है, तार के प्रत्येक भाग में चुंबकीय रेखाएं यहाँ पर प्रदर्शित होती है और प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है। और इस बात की भी पुष्टि होती है कि जितने भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है उनकी दिशा एक ही दिशा में होती है, अर्थात विपरीत दिशा में नहीं होती है। तो यहाँ लिख देते हैं तथा सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती है। तथा सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती है। ये आपके वृत्ताकार पास से चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। तो देखिए, किसी विद्युत धारावाही तार को मोड़कर एक वृत्ताकार पास बनाया जाता है और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। अर्थात 3 निष्कर्ष में निकाले हमने कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तारों के चारों ओर संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में व्यक्त
होती है। तथा दूसरा हमने निष्कर्ष निकाला कि ये वृत्त तार से दूर जाने पर निरंतर बड़े होते जाते हैं तथा केंद्र पर पहुंचते पहुंचते ये वृत्त सरल रेखाओं में प्रतीत होने लगते हैं। जबकि तीसरा नियम क्या कहता है कि इसमें दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को यदि लागू कर दें तो इस बात की पुष्टि आसानी से की जा सकती है कि तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है और सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती है। इसके साथ ही आज अपनी क्लास को विराम देने का समय हो गया है, इसलिए आपसे विदा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। द स्मार्ट स्टडी को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।